हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। और गाइस, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे कि हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी आने वाले एग्जाम में इसके आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपके 15 में से भी जितने करेक्ट आंसर होते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, कैरोलिन पोर्को या फिर सुनीता विलियम्स। तो गाइस, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, वैलेंटिना तेरेस्कोवा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। याद रखना है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को खालिस्तान के नाम से बुलाया गया था। मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑप्शन है BRO, SIAS, MOM या फिर DAD। देखिए गाइस, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को MOM के नाम से बुलाया गया था। क्या है MOM? इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। और गाइस, इसकी घोषणा 23 नवंबर 2008 को इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर द्वारा की गई। याद रखना है, 23 नवंबर 2008 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MOM। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है वैसाखी, ओणम, पोंगल या फिर बिहू। केरल में, तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओणम। देखिए, केरल में फसल पकने या फिर कटने की खुशी में ओणम त्योहार मनाया जाता है। और गाइस, इस त्योहार में क्या होता है? नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एंड वेरी इजी है। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। सबको पता है गाइस कि मध्य प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, जो कि कृषि के लिए उत्तम है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गाइस, इस फसल की पैदावार जो है वो उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर आदि जिलों में होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन है 7, 8, 6 या फिर 5। तो गाइस, जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना,
अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पर्दों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने का या फिर उसे देखने समझने का अवसर प्रदान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? ऑप्शन है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन या फिर ग्रामोफोन। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? टेलीविजन। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती क्या है। देखिए वे सामग्री जिनकी सहायता से हम देख या सुन सकते हैं उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। देखिए ये सामग्रियां जो हैं वो बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं और इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और ज्ञान है वो स्थायी बन जाता है। ठीक है, ज्ञान स्थायी बन जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीविजन दृश्य श्रव्य सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? ऑप्शन है पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही हैं। देखिए पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। तो ये तीनों ही सही है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? परीक्षा में कई बार आ चुका है। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? दत्त कार्य। दत्त कार्य, क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या फिर अन्य कोई बाह्य कारकों का दबाव नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दत्त कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? क्या है? ऑप्शन है चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए गाइस, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चित्र खींचना, भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना और खेल खिलाना, ये सब कक्षा आधारित गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? देखिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना या फिर जनसंख्या नियंत्रण। तो गाइस सामाजिक चेतना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्या है?
सामाजिक चेतना। देखिए, पर्यावरण शिक्षा विभिन्न प्रदूषण तथा उसकी समस्याओं से परिचित करवाती है और यह जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक की भूमिका निभाती है। और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान करवाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सामाजिक चेतना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान तथा उनका क्या महत्व है यह बताना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा संबंधित अभ्यासों से प्रश्न करने योग्य बनाना है, न कि शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रमुखता की परिभाषा याद करना या फिर करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? सामाजिक भावना का विकास करने के लिए ऑप्शन है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठने का आयोजन कराना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या फिर विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वस्थ स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। क्या है? संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण कक्ष में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं को क्या है? ऑप्शन है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। तो गाइस, स्थानों, दूरियों और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल या फिर मैपिंग स्किल कहलाती है। क्या है? चित्रण कौशल, मैपिंग स्किल कहलाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो गाइस, आज की क्लास में हमने पर्यावरण के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आशा करते हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।